अब बिना होमवर्क के तो देखो क्लास पूरी होती नहीं। तो ये एक क्वेश्चन है, इसको हम पूरा डिस्कस करेंगे और इसको आप बिल्कुल वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने पीछे वाला क्वेश्चन किया था। सोल्यूशन इसी के साथ दिया हुआ है, पहले डिस्कस कर लेंगे, फिर सोल्यूशन मैं आपको दिखा दूंगी, आप होल्ड करना स्क्रीन को, सॉल्व करना और उसके बाद जो सोल्यूशन है उससे मिलान करना। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या है कि इसी न्यूमेरिकल को ले करके ये जैसे आप सॉल्व करोगे, इसी से हम अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे जिसमें हम प्रॉपर जर्नल के बारे में सीखेंगे। अभी बीच में आएगा एक वीडियो जिसमें हम मॉडर्न क्लासिफिकेशन सीखेंगे, लेकिन जब हम जर्नल पे जाएंगे तो हम यही एग्जाम्पल जो आपने एज अ होमवर्क सॉल्व किया है, इसी से हम शुरुआत करेंगे कि हम इसको एक्चुअली जर्नल बुक में कैसे प्रेजेंट करते हैं, जर्नल क्या होता है। ठीक है, तो चलो अब हम शुरू करते हैं। मैं पूरा इसको डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगी और सॉल्व आपको खुद करना होगा, सोल्यूशन मैंने इसमें दे रखा है। चलो लेट अस स्टार्ट। ओके, क्वेश्चन वहां से शुरू होता है जहां से शुरू होता है। क्वेश्चन आधे से शुरू नहीं होता, आधे पे खत्म नहीं होता। एनालाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। पहली चीज, स्टेट द नेचर ऑफ अकाउंट। कौन कौन से अकाउंट्स हैं और उनके क्या नेचर है। नेचर मतलब गाड़ी के 5 डब्बे। ठीक है, क्लियर, CLEAR, आपको मालूम है। एंड द अकाउंट दैट विल बी डेबिटेड। अकाउंट मतलब वही पैसेंजर जिसकी हम बात कर रहे हैं। कैश अकाउंट, स्टॉक अकाउंट, ठीक है, कोई एक्सपेंसेस पेबल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, क्रेडिटर अकाउंट, डेटर अकाउंट, ये अकाउंट है। पहले अकाउंट छाटा जाता है, उसके बाद उनका नेचर देखा जाता है कि उसको बैठना कौन से डब्बे में है, और उसके बाद हम देखेंगे कि इसका बेसिक साइड क्या है, फिर ट्रांजैक्शन के चलते ये इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है तो उसका फाइनल साइड क्या बनेगा। सिंपल सा पूरा फॉर्मेट है, कोई कंफ्यूजन नहीं, आपको ये सब अच्छे से आता है। और हम इन्होंने इसको यहाँ लिखा है ट्रेडिशनल। हम इस ट्रेडिशनल को एक बार हटा रहे हैं क्योंकि ट्रेडिशनल अभी हमने सीखा नहीं है, हम इसको मॉडर्न के थ्रू ही करेंगे। राइट, मॉडर्न के थ्रू करेंगे। ट्रेडिशनल इसके बाद हम सीखेंगे, लेकिन उसको केवल थ्योरी पर्पस के लिए सीखेंगे। चलो शुरू करते हैं। दिनेश स्टार्टेड बिजनेस इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल ऑफ 1.5 लाख इन कैश। ठीक, 2 अकाउंट अफेक्टेड हुए, एक कैश अकाउंट और एक कैपिटल अकाउंट। कैश अकाउंट का जो डब्बा है ट्रेन का, CLEAR, कैश इज एन एसेट और कैपिटल कैपिटल। इनका बेसिक साइड क्या होता है, कैश का बेसिक साइड हो गया यानी कि एसेट, एसेट का बेसिक साइड हो गया डेबिट। ये कैसे हमको पता चलता है, अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, इससे हमको पता चलता है कि किसका बेसिक साइड कौन सा है। और कैपिटल का होता है क्रेडिट। क्लियर, अब हमको देखना है क्या बढ़ रहा है क्या घट रहा है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि कैश आ रहा है तो कैश बढ़ रहा है, और कैपिटल के तरीके से आ रहा है तो कैपिटल भी हमारी बुक्स में बढ़ रहा है, दोनों ही बढ़ रहे हैं। इसका मतलब फाइनली कैश को हम डेबिट करेंगे 1.5 लाख रुपए से और कैपिटल को हम क्रेडिट करेंगे 1.5 लाख रुपए से। हर एंट्री में हमारा डेबिट और क्रेडिट को बराबर होना है, वो अपने आप होगा, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। पहली एंट्री में डेबिट और क्रेडिट बराबर हो गया है। अब हम चलते हैं दूसरी एंट्री की तरफ। ठीक है, ये मैं वापस लिख देती हूँ क्योंकि मॉडर्न। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री, ओपन द बैंक अकाउंट बाय डिपॉजिटिंग 1 लाख इन कैश। अब जो कैश आपके पास था वो एसेट था, आपने उसको अपने ही बैंक अकाउंट में जमा कर दिया, वो भी एक एसेट है। तो कैश एज एन एसेट एंड बैंक एज एन एसेट। गॉट इट। बेसिक साइड DR, DR क्योंकि एसेट है। अब कैश आपके पास से जा रहा है इसलिए कम, और बैंक आपके अकाउंट में बढ़ रहा है इसलिए, तो कैश हो जाएगा फाइनली डेबिट, सॉरी कैश क्योंकि कम हो रहा है इसलिए कैश हो जाएगा क्रेडिट और बैंक हो जाएगा डेबिट। अमाउंट कितना, 1 लाख रुपया। तो इससे आपको क्या पता चला कि बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है 1 लाख रुपए से। इसका मतलब है एक बार फिर DRCR बराबर। अगले वाले पे चले। बहुत सिंपल है, बहुत लॉजिकल है, कोई दिमाग लगाने का जरूरत नहीं है, प्रेम से चलते जाइए, अपने आप अपनी मंजिल पे आप पहुंच जाएंगे। रिसीव्ड लोन ऑफ 1 लाख फ्रॉम नरेश बाय चेक। इसमें कितनी सारी चीजें हैं। पहली चीज तो आपको लोन मिला, किसने दिया, नरेश ने। कितने का, 1 लाख का। कैसे दिया, चेक से दिया। अब यहां पर क्या हुआ, आपको लोन मिला तो आपके लिए क्या हो गया, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी जनरेट हो गई। रिस्पॉन्सिबिलिटी का नाम हो गया लोन फ्रॉम नरेश। इस अकाउंट का नाम आपके हिसाब से डिफरेंट भी हो सकता है।
आप केवल लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, नरेश लोन अकाउंट भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है लोन फ्रॉम नरेश वो भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। यहाँ तक की कहानी आपके हाथ में है, अकाउंट का नाम देना। लेकिन उसके आगे की जो चीज़ें हैं वो ऑटोमेटिक है, उसमें आपका कोई कंट्रोल नहीं है। अब उसने चेक से दिया है, चेक से दिया इसका मतलब नगद तो दिया नहीं आपके हाथ में, वो जो चेक उसने दिया है वो आपके बैंक में जाएगा, तो वो आपके बैंक बैलेंस को बढ़ाएगा, ना कि कैश को। तो अगर वो कैश में कुछ कर ही रहा तो कैश अकाउंट नहीं बल्कि बैंक अकाउंट आएगा। जो नरेश ने लोन दिया है उसका नेचर क्या है, CLEAR में उसका नेचर है L यानी कि लायबिलिटी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कल को आपको उसको वापस देना है, तो ये हो गया L। और जो बैंक में पैसा बढ़ रहा है इस लोन की वजह से, तो बैंक का नेचर क्या हो गया, A एसेट, हमको मालूम है, ठीक है। लायबिलिटी भी आपकी बुक्स में बढ़ रही है क्योंकि अभी आपको ताज़ा ताज़ा लोन मिला है, आपको बाद में रीपे करना है, और बैंक में पैसा भी बढ़ रहा है। अब आप इस समय सोच सकते हो कि भाई दोनों बढ़ रहे हैं तो डेबिट और क्रेडिट बराबर कैसे होगा। इसलिए बराबर होगा क्योंकि जो लायबिलिटी है उसका बेसिक साइड क्रेडिट होता है और जो एसेट है उसका बेसिक साइड डेबिट होता है, ये आपको मालूम है। अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, आपको ये बात मालूम है। अगर आपको ये पता है तो आपको पता है कि आपका क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है कि जब इंक्रीज होता है तो सेम साइड ही होता है, जब बढ़ाना है तो उसी तरफ लिखेंगे। तो आपका जो बैंक अकाउंट है वो डेबिट हो जाएगा कितने रुपए से, 1 लाख रुपए से, और लोन फ्रॉम नरेश क्रेडिट हो जाएगा 1 लाख रुपए से। डेबिट क्रेडिट बराबर। जो अकाउंटिंग इक्वेशन में हम A इज इक्वल टू C+L कर रहे थे, एक तरफ एसेट एक तरफ कैपिटल लाइबिलिटी, यहाँ पर वही डेबिट और क्रेडिट हो जाता है। जब डेबिट और क्रेडिट बराबर, बस वही आपका काम बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, परचेज्ड फर्नीचर फॉर, फर्नीचर खरीदा 20,000 का कैश में राज फर्नीचर हाउस से। अब जब राज फर्नीचर हाउस से तो आपने खरीदा, लेकिन आपने नगद में खरीदा, तो आपने राज से खरीदा होता या श्याम से खरीदा होता या मोहन से खरीदा होता, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपने नगद में खरीदा है। इसका मतलब है कैश एज एन एसेट आपके पास से जा रहा है और फर्नीचर एज एन एसेट आपके पास आ रहा है। ये बात समझ में आ गई, ठीक है। तो फिर इस केस में क्या हुआ कि जो कैश एज एन एसेट, बेसिक साइड तो दोनों का सेम ही रहेगा क्योंकि दोनों ही एसेट हैं, तो जो ये एसेट था बेसिक साइड क्या था, डेबिट, मगर क्योंकि ये गिर रहा है, ये कम हो रहा है, इसलिए हमारा फाइनल साइड हो जाएगा क्रेडिट। और ये एसेट बेसिक साइड तो डेबिट ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये बढ़ रहा है तो फाइनल साइड भी डेबिट, तो फर्नीचर डेबिट और कैश क्रेडिट। ठीक, दोनों ही सेम रहेंगे, हर एंट्री पे DR CR को बराबर होना है, इसको हमें ध्यान रखना है। अगला एंट्री पकड़ते हैं, परचेज फर्नीचर फ्रॉम डेली सेफ फॉर 40,000। अब याद है मैंने एक थंब रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, थंब रूल फॉर कैश क्रेडिट, ऐसा करके मैंने एक लेक्चर दिया था पीछे की किसी प्लेलिस्ट में। तो सारी सीक्वेंस में देखना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आ गया वही वाला पॉइंट कि अगर कैश नहीं लिखा है और पार्टी का नाम लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि ये जो खरीद हुई है ये क्रेडिट पे हुई है। पिछले वाले में पार्टी का नाम भी लिखा था मगर साथ में कैश भी लिखा था, तो ये कैश माना जाएगा। लेकिन इस वाले में डेली सेफ, डेली सेफ क्या है, एक दुकान है, दुकान का नाम है डेली सेफ, तो डेली सेफ से आपने क्या खरीदा, फर्नीचर खरीदा, कैश नहीं लिखा है, इसका मतलब ये उधारी मानी जाएगी, इसका मतलब इसमें कैश अकाउंट अफेक्टेड नहीं होगा, इसमें आपका एक क्रेडिटर क्रिएट हो रहा है जिसका नाम है डेली सेफ। और क्योंकि वो एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, तो हम उसको लिखेंगे मेसर्स डेली सेफ एज अ क्रेडिटर। ठीक है, ये क्या है इसका, ये मैंने क्रेडिटर वाला लिखा है, ठीक है। मैंने आपको एक बार बताया था पहले कि डेटर, क्रेडिटर, डेबिट, क्रेडिट अलग अलग चीज़ें होती हैं, वो हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, आगे फिर करेंगे, सो नॉट टू गेट कन्फ्यूज्ड। तो बेसिकली ये मैं हटा देती हूँ, ये आपको कन्फ्यूज कर सकता है यहाँ पर। तो डेली सेफ क्या है, जिससे आपने माल खरीदा, बाद में आप पेमेंट करेंगे, मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी CLEAR में मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी का बेसिक साइड क्रेडिट। अब एक दिन चिरौंजी लाल रेल चलाएगा, क्रेडिट। अब डेली सेफ का अकाउंट आपके यहाँ बढ़ रहा है कि घट रहा है, अभी आप माल खरीद रहे हैं, इसका मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ रही है, तो फाइनल साइड भी क्रेडिट, सिंपल। दूसरा क्या खरीद रहे हैं, फर्नीचर खरीद रहे हैं, तो यहाँ पर आ गया फर्नीचर, फर्नीचर एज एन एसेट, एसेट का बेसिक साइड डेबिट, फर्नीचर खरीद रहे हैं वो भी बढ़ रहा है, फाइनल साइड भी डेबिट, फर्नीचर DR, डेली सेफ CR। आप एक चीज़ ध्यान रखना, मैं हर केस में DR वाला पहले बोल रही हूँ, चाहे लिखा बाद में है, लेकिन बोल पहले रही हूँ, CR वाला बाद में बोल रही हूँ। क्यों, क्योंकि जब हम जर्नल बनाने जाएंगे तो पहले हमको DR लिखना होगा, उसके बाद CR लिखना होगा।
इसीलिए हम अपनी प्रैक्टिस में भी डीआर वाले कंपोनेंट्स को पहले बोलते हैं और सीआर वाले को बाद में बोलते हैं। अगली एंट्री देखते हैं, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश। अब यहाँ पर क्या फ़र्क आ गया, अभी तक हम फर्नीचर खरीद रहे थे और यहाँ पर भी हमने फर्नीचर खरीदा, लेकिन अब हम माल खरीद रहे हैं। माल बोले तो जो माल को बेचने के लिए आपने दुकान खोली है, आपने दुकान खोली है तो कुछ खरीद बेच करना होगा ना। तो जो फर्नीचर आप खरीद रहे थे वो आपके लिए एक एसेट था। एसेट मतलब क्या होता है, जो आपको स्ट्रेंथ देता है, पावर देता है, जो आपके पास साल दर साल रहने वाला है, आगे भी आपके साथ रहने वाला है। लेकिन 6 नंबर पे जब आप माल खरीद रहे हैं तो वो माल आपने रखने के लिए, टिकाने के लिए नहीं रखा, आपने बेचने के लिए रखा है। आपने खरीदा, आपने बेचा। तो माल जब हम खरीदते हैं तो वो एक्सपेंस माना जाता है और जब हम बेच देते हैं तो वो सेल मान लिया जाता है, यानी रेवेन्यू हो जाता है। यानी CLEAR के दो और कंपोनेंट्स, एक्सपेंस और रेवेन्यू। लेकिन जब हम कोई फर्नीचर खरीदते हैं, कोई व्हीकल खरीदते हैं, कोई लैंड बिल्डिंग खरीदते हैं जो हमने बेचने के लिए नहीं खरीदी है, कभी ना कभी आप उसको बेच सकते हैं। हो सकता है कुछ सालों के बाद फर्नीचर पुराना हो जाए, आप उसको बेच दें, बदल दें, जो करना हो करें, लेकिन आपका उसको खरीदने के समय जो इंटेंशन था वो बेचने का नहीं था। अगर ऐसा है तो वो प्रोडक्ट आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, एसेट है। ठीक, हमने ट्रेन शुरू में जब चलाई थी हमने डिस्कस किया था कि ट्रेन के 5 डब्बे हैं, सही मुसाफिर को सही डब्बे में बिठाइएगा तभी वो सही जगह पहुंचेगा। अगर आपने गलत डब्बा दे दिया तो वो गलत जगह पहुंच जाएगा, आपकी अकाउंटिंग फेल हो जाएगी। इसलिए ये चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है कि जब आप फर्नीचर खरीद रहे थे तो वो एसेट था, आपने एक बार खरीदा, आप उसको चलाने वाले, आप उसको बेचने के लिए नहीं खरीद रहे। लेकिन अगर आपकी दुकान फर्नीचर की है, आपकी दुकान फर्नीचर की है और आप फर्नीचर खरीद बेच कर रहे हैं तो वो फर्नीचर आपके लिए एक्सपेंस यानी कि गुड बन जाएगा, यानी कि स्टॉक बन जाएगा। लेकिन अगर आपकी दुकान किसी भी और चीज़ की है और फर्नीचर आप एज एन आइटम अपने कस्टमर्स को बिठाने के लिए, खुद को बिठाने के लिए, टेबल कुर्सी मेज, ये जो फर्नीचर होता है ऐसे खरीद रहे हैं तो वो फर्नीचर आपके साथ चलेगा, सालों साल चलेगा, आप उसको बेचने नहीं वाले हैं। वो आपके लिए कोर इनकम का एरिया नहीं है, लेकिन आपके इनकम के एरिया को सपोर्ट कर रहा है। भाई टेबल कुर्सी होगी तभी तो कोई आएगा, बैठेगा, डील होगी तो माल बिकेगा, तो वो आपके उस पूरी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है। नंबर 1, आप उसे बहुत जल्दी बेचने वाले नहीं हैं, आपका इंटेंशन उसको बेच देने का नहीं है। ठीक है। तीसरी चीज़, वो आपके बिजनेस यूज़ के लिए है। ये फैक्टर्स हैं तो वो आपके लिए एक एसेट का काम करेगा। ठीक है। तो फर्नीचर जो था वो एसेट था, लेकिन 6 नंबर पे जो गुड्स हैं वो आपने खरीदे हैं इसलिए ताकि आप बेच सके, कमा सकें। तो ये खर्चा और कमाई वाला रिलेशनशिप है, एक्सपेंस एंड रेवेन्यू। जब आप बेचेंगे तो रेवेन्यू। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपने परचेज किया। जब हमने फर्नीचर खरीदा था तो हम हेड लिखते थे फर्नीचर, लेकिन जब हम ये माल खरीदते हैं तो हम इसको परचेजेस बोलते हैं। परचेज सेल, खरीदा बेचा, ऐसे। तो परचेजेस हो गया। अब मैंने क्या बताया, क्योंकि आप माल खरीद रहे हैं इसीलिए हम परचेजेस वर्ड यूज कर रहे हैं और उसको हम नेचर क्या देते हैं, एक्सपेंस। ठीक। एक्सपेंस का बेसिक साइड, अब चिरौंजी लाल एक दिन चिरौंजी लाल ट्रेन चलाएगा, उससे एक्सपेंस का बेसिक साइड हो गया डीआर। आप जब ये खरीदा माल तो आपकी बुक्स में एक्सपेंसेस का लॉट बढ़ा कि घट गया? बढ़ा, क्योंकि आप और माल खरीद रहे हैं और खर्चे हो रहे हैं आपके यहाँ से, तो डेबिट। तो फाइनल साइड भी डेबिट। ऑपोजिट साइड में क्या होगा, कैश। आपने माल नगद में खरीदा तो कैश एज एन एसेट, बेसिक साइड डेबिट। जब आपने माल नगद में खरीदा तो आपकी बुक्स में कैश कम हो गया तो ऑपोजिट साइड। तो परचेजेस हो गया डेबिट उसी अमाउंट से और कैश हो गया क्रेडिट उसी अमाउंट से। क्लियर? आगे चले जाए। नेक्स्ट, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। परचेज, अब हम आ गए 7 नंबर पे, परचेज गुड्स फ्रॉम महेश। कितने का? 30,000 रुपए का। ठीक है जी, आपको भी समझ में आ गया है कि आपने महेश एज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि लायबिलिटी, बेसिक साइड क्रेडिट, अभी बढ़ रही है इसका मतलब फाइनल साइड क्रेडिट। और क्या खरीदा है? माल को हमने क्या बोला? माल को हम बोलते हैं परचेजेस यानी कि एक्सपेंस, बेसिक साइड डेबिट। परचेज कर रहे हो इसका मतलब एक्सपेंस बढ़ रहा है अभी आपका, तो डेबिट। सिंपल चीज़ें हैं, कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। दिमाग को भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आसान से करिए, आपका सारे हल निकल आएंगे। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट, हर केस में डीआर सीआर बराबर होगा। कुछ केसेस ऐसे भी होंगे जिसमें एक से ज़्यादा डीआर होगा या एक से ज़्यादा सीआर होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उसको हम कंपाउंड एंट्री कहते हैं। एक डीआर एक सीआर सिंपल एंट्री, एक से ज़्यादा या एक से ज़्यादा इस साइड कोई भी साइड तो उसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। अब उसमें वो एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा, तीन से ज़्यादा कुछ भी हो सकता है, डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द वेरिएशन, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। सोल्ड गुड्स टू करीम फॉर कैश। अब करीम को बेचा मगर नगद बेचा।
अब मोहल्ले का करीम आया था खरीदने के लिए, आपको उसका नाम पता है कि वो करीम है, लेकिन क्योंकि वो नगद में माल ले गया है इसलिए वो करीम था या सुलेमान था आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपकी दुकान पे वो आया, माल खरीदा और चला गया, सिंपल सी चीज़ है। तो इसका मतलब है आपके पास क्या हुआ, कैश बढ़ गया और माल आपके पास से चला गया। अब जब आपने माल खरीदा था तो हमने एंट्री लिखी थी परचेजेस एज एन एक्सपेंस। अब जब हम माल बेच रहे हैं तो हम लिखेंगे सेल्स एज अ रेवेन्यू। आपकी सेल भी बढ़ गई, आपका कैश भी बढ़ गया। कैश का एसेट था, एसेट का बेसिक साइड डीआर, क्योंकि कैश बढ़ गया तो फाइनल साइड डीआर। सेल रेवेन्यू है, रेवेन्यू का बेसिक साइड सीआर, क्योंकि वो बढ़ रहा है इसलिए फाइनल साइड भी सीआर। डीआर सीआर बराबर होना चाहिए विद द सेम अमाउंट, कोई भी इसका शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। और कुछ याद नहीं करना है, प्लीज कुछ भी याद नहीं करना है। क्या क्या याद करिएगा, कुछ याद मत करिए, ठीक है, समझ के करिए। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट 30,000। श्याम को माल बेचा उधार में, क्रेडिट मतलब उधार। अब अगर श्याम को उधार में माल बेचा तो इसका मतलब है कैश तो पिक्चर में आएगा ही नहीं, पैसा तो मिला ही नहीं आपको, लेकिन माल आपने बेचा है, इसका मतलब है सेल्स पिक्चर में आएगा। सेल्स आपकी बुक्स में बढ़ गया। सेल क्या होता है, रेवेन्यू होता है, बेसिक साइड क्रेडिट होता है, बढ़ रहा है, फाइनल साइड क्रेडिट होगा, क्लॉक। ऑपोजिट साइड क्या होगा, ऑपोजिट साइड होगा श्याम एज अ डेटर। हमने पहले भी बात किया था, जिसको आप माल बेच रहे हैं और जिससे पैसा आपको बाद में आना है उसको हम कहते हैं डेटर। और डेटर आपको स्ट्रेंथ देता है, आपकी अथॉरिटी होती है, आप उससे ऊंची आवाज में बात कर सकते हैं, इसलिए जो डेटर है वो होता है एसेट। इस ट्रांजैक्शन से आपका डेटर बढ़ रहा है, एसेट है, बेसिक साइड डेबिट है, क्योंकि बढ़ रहा है इसलिए फाइनल साइड भी डेबिट बनेगा। तो श्याम एज अ डेटर जो कि एक एसेट है, उसका फाइनल साइड है डेबिट, और सेल जो कि रेवेन्यू है उसका बेसिक साइड है क्रेडिट, मतलब उसका फाइनल साइड है क्रेडिट। तो डीआर सीआर एक बार फिर बराबर। आखिरी एंट्री, नो 10वीं एंट्री, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। अब श्याम ने आपको पैसा दिया। श्याम कौन है, जो 9 नंबर एंट्री में आपका डेटर क्रिएट हुआ, जिसको हमने लिखा था श्याम डेटर और एसेट, इसने आपको पैसा दिया। तो क्या दिया, पैसा, कैश एज एन एसेट आपके पास आ गया, बढ़ गया। बेसिक साइड डीआर, फाइनल साइड डीआर, लॉक, कोई कंफ्यूजन नहीं। मगर श्याम एज अ डेटर जो आपकी एक अथॉरिटी थी, जिसको आपने एसेट बना करके रखा हुआ था, वो घट गया। वो अथॉरिटी अब आपकी क्या हुई, कम हो गई। अब श्याम आएगा तो क्या ऊंची आवाज में बोलेगा श्याम तुम पैसे नहीं दिए मुझे, नहीं बोल सकते तुम उसको, क्योंकि वो जो एसेट था जिसका बेसिक साइड डेबिट था वो अब घट गया है, इसलिए अब वो हो गया है आपका क्रेडिट। बात समझ में आई। लेकिन यह एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ अभी देखनी बाकी है। वो क्या, श्याम ने जो माल आपने श्याम को बेचा था वो कितने का था, वो था 30,000 रुपये का, और जितने पैसे श्याम अभी दे के गया है वो 20,000 है। पहले हमने डिस्कस किया था फुल एंड फाइनल सेटलमेंट, लेकिन यहाँ फुल एंड फाइनल सेटलमेंट नहीं लिखा है। इसका मतलब है कि जो अथॉरिटी यहाँ पर श्याम वाली आपकी कम हुई है वो केवल 20,000 से कम हुई है, 10,000 की अभी भी पेंडिंग है। तो आपको 10,000 रुपये से श्याम का खाता आपके लिए एज एन एसेट अभी खड़ा रहेगा जब तक कि वो पैसे नहीं दे देगा, ठीक। तो अब आगे चलते हैं। हर केस का डीआर सीआर अलग होता है, हर केस का डीआर सीआर मैच करता है। यहाँ का जो डीआर सीआर है वो 20,000 रुपीज़ से बनेगा, और जो 8-9 नंबर का डीआर सीआर बना था वो 30,000 से बना था। अलग अलग चीज़ें हैं। लास्ट पॉइंट, कैश पेड टू महेश 10,000। अब महेश से कितने का माल खरीदा था, 7 नंबर पॉइंट में हमने 30,000 का खरीदा था, और हम उसको कितना पेमेंट कर रहे हैं, 10,000 का। तो जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी महेश के लिए, महेश एज अ क्रेडिटर जो था हमारा, जो एक लाइबिलिटी थी हमारी, वो कम हुई है। कम कितने रुपए से हुई है, 10,000 रुपये से, ना कि पूरे 30,000 से। लाइबिलिटी कम हुई है, बेसिक साइड क्रेडिट होता है, क्योंकि कम हो रहा है इसलिए हम क्या लिखेंगे, डेबिट। और दूसरी तरफ क्या, कैश। पेमेंट आप कैसे कर रहे हैं, कैश, बेसिक साइड एसेट। आपकी बुक्स में कैश भी कम हो रहा है, कितने रुपए से, 10,000 रुपये से। बेसिक साइड क्या होता है, डेबिट। कम हो रहा है तो क्या होगा, क्रेडिट। वो अपने आप मैच करेगा, आपको कोई एफर्ट नहीं करना है, वो मैच करेगा। आधे रास्ते तक आ करके, यहाँ तक आके आपने जहाँ दोनों डाउन एरो देखे, आपको लगा यार दोनों ही नीचे जा रहे हैं, कैसे मैच करेगा। आपने यहाँ कुछ देखा, कुछ आपने सोचा, कुछ समझा, कुछ मत करिए, आप यहाँ तक आइए। जब आप यहाँ तक आएंगे फाइनल आंसर खुद आपकी आंखों के आगे आएगा। अब हमने पूरे क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, सारे पॉइंटर्स। अब मैं आपको ले चलती हूँ इसके सॉल्यूशन पे,
और जब आप सोल्यूशन एक बार देख लीजिएगा, मतलब मत देखिएगा, यहीं पर रह करके मैं इसको क्लियर कर देती हूँ ताकि जब आप इसमें आए वापस तो आप इसको हॉल्ट कर सकें। ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन में लिखा है यहाँ पर ट्रेडिशनल अप्रोच, लेकिन हम ट्रेडिशनल फॉलो नहीं कर रहे हैं, हम इसको मॉडर्न अप्रोच जो हमने सीखी है उसी से फॉलो कर रहे हैं। और ये है इसका सॉल्यूशन, यहाँ हॉल्ट करना, सॉल्व करिएगा और ये इसके बाद इसके आ जाइएगा आप इसके सोल्यूशन पे। ये इसका पूरा का पूरा 11 पॉइंट्स का सॉल्यूशन है। इससे आप पूरी चीज़ का मिलान करिएगा। आप इसको अगर ध्यान देखेंगे, मैं आपको थोड़ा सा हिंट कर देती हूँ, तो मैंने जैसे आपको बताया बेसिक साइड, फिर उसके बाद मैंने बताया इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो रहा है, और फाइनल साइड, ये 3 चीज़ें मैंने बताई कि जो इंक्रीज डिक्रीज है वो इन्होंने यहाँ लिखा हुआ है, राइट। बेसिक साइड इन्होंने कहीं नहीं लिखा है, वो बस आप यहीं से आपको खुद समझना होगा कि नेचर अगर एसेट है तो बेसिक साइड डेबिट है और कैपिटल है तो बेसिक साइड क्रेडिट है। अब फिर अगर यहाँ इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब जो डेबिट था वो डेबिट साइड में ही लिख दिया, और जो क्रेडिट था वो भी बढ़ रहा है इसलिए उसको क्रेडिट साइड में लिख दिया। छोड़ देना बहुत आसान होता है कि आप सोचो कि यार समझ नहीं आ रहा, कुछ कन्फ्यूजन लग रही है, छोड़ देना बहुत आसान है, लेकिन ये तो मुझे पता है ना कि जितना मैंने समझाया है उसमें सिर्फ जिसको छोड़ना है वही छोड़ेगा। जो इतना सा भी प्रयास करेगा या जो इतना सा भी एटीट्यूड होगा जिसका प्रयास करने का, एफर्ट करने का, वो निकाल के ले जाएगा। इतने सारे ऑथर्स हैं, इतनी सारी किताबें हैं, सब अपने अपने तरीके से लिखते हैं, मगर बात वही होती है। तो इसलिए आपको बात को पढ़ने से ज़्यादा बात को समझना है। जब एक बार आपने समझ लिया तो वो किसी भी तरीके से लिखी हो आपको समझ में आएगी ही आएगी। इसलिए प्रयास मत छोड़िएगा। एक्सक्यूजेस बनाना बहुत आसान होता है, बहुत सिंपल है। नो बोल देना बहुत आसान है। यस बोलने में ही ये नया रास्ता खुलता है और यस बोलने में ही आपको आगे बढ़ने का एक मौका मिलता है। ठीक है, सो से यस। ओके, ये हो गया यहाँ तक। यही क्वेश्चन को लेके जब अभी हम जर्नल स्टार्ट करेंगे तो यही क्वेश्चन से हम उसको समझेंगे कि इसको जर्नल के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। इस लेक्चर में अभी हमारा वो मॉडर्न अप्रोच हो गया है, हमारा ट्रेडिशनल बाकी है, उसको डिस्कस करेंगे, फिर ये वाली प्लेलिस्ट पूरी हो जाएगी। टिल देन